द पार्थक टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 के साइंस यानी विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और पूरा का पूरा चैप्टर अच्छा से अच्छा समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव किसे कहा जाता है। वैसे जीव जो काफ़ी छोटे होते हैं और आप अपने नंगी आंखों से उसे देखा नहीं जा सकता है, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव कहा जाता है। सूक्ष्म का मतलब काफ़ी छोटा, मतलब इतना छोटा कि आप उसे अपने खुले आंखों से यानी नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। बच्चों, इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी या आवर्धन लेंस का जरूरत पड़ता है क्योंकि ये काफ़ी छोटे होते हैं। तो मैंने अभी सूक्ष्मजीव के बारे में एवं वो कैसे दिखते हैं और किसकी सहायता से देखा जा सकता है, ये सभी के बारे में भी हम लोग आपसे बात किए। जो भी मैं आपको बिंदु बताते जाऊंगा, जो पॉइंट आपको बताते जाऊंगा, वो पॉइंट आपको स्क्रीन में नज़र आ जाएंगे। आप उन्हें एक कॉपी और कलम से लिख लीजिए ताकि आपको आगे आने के टाइम में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब आगे बात करते हैं। जब एक गीले ब्रेड को 2 या 2-3 से ऊपर अगर छोड़ दिया जाए तो उस पर देखिए कुछ रुई जैसे या कुछ रेशेदार जैसे या कुछ उस पे एक अलग तरह का चिपचिपा पदार्थ लग जाता है। बच्चों, ध्यान रखिएगा, वही सूक्ष्मजीव है। सिर्फ वही नहीं, आपका घर का सब्जी में या जो भी आपके पास घर में बना हुआ सब्जी रहेगा, कुछ दिन ऐसे अगर छोड़ दिया जाए तो उसमें भी सूक्ष्मजीव लग जाता है। और ये इतने छोटे होते हैं कि हमें जब ये लाखों की संख्या में किसी एक जगह पे जमा हुआ नज़र आता है तो काला काला या सफ़ेद सफ़ेद कलर का कुछ दिखने लगता है। अब बात करते हैं सूक्ष्मजीव के कुछ प्रकारों के बारे में। ऐसे में सूक्ष्मजीव को 4 भाग में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं सेओल। अब बारी बारी से सभी को देखते हैं और समझते हैं। जीवाणु, जिसे इंग्लिश में बैक्टीरिया कहा जाता है, ये काफ़ी प्रकार के देखने को मिलते हैं, लेकिन आपकी किताब में छड़नुमा जीवाणु या स्पाइरल जीवाणु को कुछ चित्र दिए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कवक, जिसे इंग्लिश में फंगस भी कहा जाता है। ये आमतौर पर खाज, खुजली, शरीर में जहाँ रसेस वगैरह होता है वहाँ ज़्यादातर देखने को मिलता है। ऐसे तो आप उन्हें देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो काफ़ी छोटे होते हैं, पर याद रखिएगा ये इतने छोटे होते हैं कि आपका वहाँ पे जब वो पेशाब और पायखाना करता है तब आपका एक जलन होता है, क्योंकि उनके जो पेशाब और पायखाना से एक रसस पैदा होती है, जिससे आपको मालूम चलता है कि वहाँ पे मेरा सूक्ष्मजीव ने अटैक किया है और वो आपको वहाँ पे तकलीफ़ पहुँचा रहा है। अब अगली सूक्ष्मजीव के बारे में बात करते हैं, जो है प्रोटोजोआ। इसे इंग्लिश में प्रोटोजोआ ही कहा जाता है और ज़्यादातर ये सड़े गले चीज़ों पर देखने को मिलता है। जैसे किसी सामान्य जानवर का जब मृत्यु हो जाती है और वो जब सड़ने लगता है तो इस तरह का जीव उत्पन्न हो जाती है और वहाँ पे आपका इस तरह का जीव देखने को मिलेगा, पर ये आप नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ता है। अब लास्ट सूक्ष्मजीव है जो है शैवाल, जिसको इंग्लिश में अलगी भी कहा जाता है। ये आमतौर पर जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस जगह पे जहाँ पानी का मात्रा ज़्यादा होता है, वहाँ आपको हरा हरा नज़र आने लगता है। तो यही हरापन जो आपको दिखता है वो एक तरह का शैवाल ही है, जो अलगी बोलते हैं, ये सूक्ष्मजीवी ही है। अब अगली बिंदु के बारे में बात करते हैं, जो है सूक्ष्मजीव तो निर्जीव ही होता है, सूक्ष्मजीव में कोई जीवन नहीं पाया जाता है, परंतु अगर कोई सजीव, मतलब जैसे इंसान, पशु पक्षी, जानवर, ये सजीव हो गए, तो अगर इनके संपर्क में आ जाए तो उसमें जीवन आ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें खाने के लिए भोजन, हमारे खून, मांस और रहने के लिए घर भी मिल जाते हैं, तब वो एक जीवन जैसा, एक प्राणी जैसा व्यवहार करने लगता है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इस चीज़ों के बारे में लाभ मिले। यहाँ पे हम जो भी बताने वाले हैं आप लोगों को, या जो भी हम बता रहे हैं, सब पॉइंट वाइज बता रहे हैं और सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट्स बना के कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में या परीक्षा के समय जितने भी समस्या आ रही हो,
चलिए जान लेते हैं अब सूक्ष्मजीव के व्यवहार के बारे में। दरअसल सूक्ष्मजीव में निर्जीव होते हैं, मतलब उसमें कोई जीवन पाया नहीं जाता है, लेकिन जैसे ही उसमें सजीव यानी कोई जिंदा जीव उनके संपर्क में आ जाता है तो उसमें जीवन आ जाता है और वो सजीव जैसे व्यवहार करने लगता है। तो यहाँ एक बिंदु दिया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से कि सूक्ष्मजीव ऐसे स्वतंत्र निर्जीव है, परंतु सजीवों के शरीर में ये सजीव के रूप में व्यवहार करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि सूक्ष्मजीव रहते कहाँ हैं। आमतौर पर सूक्ष्मजीव खाली जगह पे, हवा में, पानी में, गंदा जगह पे, यहाँ तक कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्म और ठंडा से ज़्यादा ठंडा जगह पे भी सूक्ष्मजीव रहते हैं और अपनी परिस्थिति के हिसाब से वहाँ पे रह सकते हैं। यही नहीं, सूक्ष्मजीव इंसान शरीर में, जानवरों को शरीर में, चिड़िया के शरीर में, इस सभी जगह पे जहाँ पे जीवन पाया जाता है उनके शरीर में भी ये सूक्ष्मजीव रहते हैं। अब जान लेते हैं सूक्ष्मजीव हमारे साथ व्यवहार कैसे करता है। आमतौर पर सूक्ष्मजीव हमारे साथ मित्रता और शत्रुता दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये हमारे मित्र के जैसे कैसे कार्य करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं सूक्ष्मजीव जो बैक्टीरिया कहते हैं इंग्लिश में, ये हमारे फायदे के लिए कैसे बने हुए हैं। दरअसल जैसे आप देखे होंगे दही बनाने के समय, जब दही बनता है तो इसमें जो कीटाणु पाया जाता है जो दूध को दही बनने में मदद करता है, ये लैक्टोबैसिल जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु धीरे धीरे इसमें इतनी मात्रा में बढ़ जाती है कि आपका दूध को दही में बनाने में ये हमारी मदद करता है। सिर्फ दूध से दही बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि ब्रेड बनाने के लिए भी हमें बैक्टीरिया यानी सूक्ष्मजीव का ज़रूरत पड़ता है। जैसे आप ब्रेड बनाते होंगे या सुने होंगे कि मैदा को सबसे पहले उसमें गर्म पानी डाल देना चाहिए, फिर उसमें चीनी डाल देना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो है वो है खमीर, जिसको हम लोग यीस्ट बोलते हैं। ये क्या काम करता है, जो मैदा जो होता है इसमें जो बैक्टीरिया लगता है उस बैक्टीरिया को जल्दी लगाने के लिए और उसमें जनन का प्रक्रिया को ज़्यादा स्पीड बढ़ाने के लिए। जनन का प्रक्रिया का मतलब जो बैक्टीरिया उसमें लगेगा उसमें उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए तेज़ी से ये खमीर का उपयोग किया जाता है, जिससे ब्रेड थोड़ी देर में आपको देखेगी कि वो फूल जाएगी और जो फूल जाने का कारण होगा वो है CO2 गैस। और जब इसे हम भट्टी में पकने के लिए छोड़ देते हैं तो ये CO2 गैस जब बाहर निकलती है तो ब्रेड को अंदर से फाड़ के निकलती है। तो इसीलिए हमें ब्रेड छेदा छेदा या कुछ झालीदार जैसे दिखने लगता है। सिर्फ दूध से दही और मैदा से ब्रेड ही नहीं, बल्कि इसमें आप केक बनाने के लिए भी, जलेबी बनाने के लिए भी, इडली बनाने के लिए भी, यहाँ तक कि देसी शराब और जो दारू बनती है या हड़िया जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ वो बनाने के लिए भी हमें सूक्ष्मजीव यानी बैक्टीरिया लोगों का ज़रूरत पड़ता है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु के बारे में। सूक्ष्मजीव का उपयोग बड़े स्तर से हमारे व्यापार में भी उपयोग किया जाता है, जैसे शराब बनाने के लिए, एसिटिक आम्ल बनाने के लिए। क्या आपको पता है कि शराब बनते कैसे हैं? तो मैं बता दूं, जो गेहूं, चावल या फल, फ्रूट्स जो आपको नज़र आते हैं, इनका रस को निकालने के बाद इसमें ईस्ट यानी खमीर मिला के कुछ दिन ऐसे छोड़ दिए जाते हैं, मतलब इसको सड़ा दिया जाता है। और सड़ाने के बाद जो वो रस बनता है उसी रस को हम लोग अल्कोहल बोलते हैं। यहाँ तक कि ये जो शराब बनते हैं ये पुराने फलों को सड़ा के ही बनाया जाता है ताकि उसमें बैक्टीरिया पैदा हो, और वही हम लोग और आप पीते हैं जो शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है। बट कुछ लोग समझते हैं कि ये बहुत अच्छा चीज़ है, इनको पीना चाहिए, तो ये गलत धारणा है उनका। लुइस पास्चर एक ऐसा साइंटिस्ट है जो फर्मेंटेशन, जिसे किण्वन कहते हैं हिंदी में, ये इन्होंने ही खोज की थी 1957 में। इस खोज का मतलब ये था कि कैसे सड़ा के किसी बैक्टीरिया को में उसमें डाला जाता है और उसको एक नए पदार्थ में कैसे बदला जाता है। इस लुइस पास्चर ने ही इनका खोज की थी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अब तक हम लोग देखें कि सूक्ष्मजीव कैसे हमारे मित्र के जैसे काम किए, साथ ही हम लोग का बिजनेस या व्यापार जिसे हम लोग कहते हैं वो हमें किस तरह मदद किए उसके बारे में देखें। अब देख लेते हैं सूक्ष्मजीव हमारे औषधीय में यानी दवाइयों में कैसे काम आता है। हाँ दोस्तों, सूक्ष्मजीव हमारे औषधि बनाने के लिए भी काम आता है। वो कैसे, चलिए जान लेते हैं। आपने देखा होगा या कभी महसूस किया होगा कि जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जब हम लोग जाते हैं अपना इलाज के लिए, तो वो हमें एंटीबायोटिक की दवाइयाँ देते हैं। क्या आपको पता है ये एंटीबायोटिक होता क्या है? तो चलिए हम बता देते हैं कि एंटीबायोटिक जो है वो एक रासायनिक पदार्थ है, मतलब एक केमिकल है जो बनाया जाता है किससे? सूक्ष्मजीव से यानी बैक्टीरिया से। इसलिए हमें हमेशा दवाई डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। और दूसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, हमेशा जब भी डॉक्टर कोई दवाई का कोर्स बोला जाए तो उसे पूरा तरीका से कंप्लीट करना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए आपको 3 दिन का दवाई दिया है तो उसे 3 दिन में ही पूरा करना चाहिए। इसका पूरा कोर्स किए बिना आप दवाई को बीच में नहीं छोड़िए, नहीं तो आपका इसका गलत असर आपके शरीर पर पड़ सकता है। क्या आप जानते हैं 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो जीवाणु की खोज की थी और इसने सर्वप्रथम मतलब सबसे पहला विश्व का एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक वैक्सीन निकाला था, जिसका नाम उसने पेनिसिलिन रखा। चलिए अब जान लेते हैं टीकाकरण क्या होता है। टीकाकरण मतलब जब हम लोग छोटे होते हैं, या आप लोग देखे होंगे कि जब कोई छोटा बच्चा को आंगनवाड़ी सेविका या नर्स एक इंजेक्शन लगाता है। ये छोटे बच्चे को क्यों लगाया जाता है, ये टीकाकरण होता क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करते हैं। देखिए, हम लोग के शरीर में कोई जीवाणु या सूक्ष्म जीव आके हमारे शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इससे पहले ही हमारे शरीर को तैयार किया जाता है उन सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए। तो अगर सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो सूक्ष्म जीव से उत्पन्न रोगों से हमेशा लड़ने के तैयार करने हेतु शरीर में मृत सूक्ष्मजीव प्रवेश कराए जाते हैं, जिसे टीकाकरण कहते हैं। अगर हम इसको और सिंपल भाषा में बोलें कि सूक्ष्मजीव से लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर इंजेक्शन के माध्यम से मरा हुआ सूक्ष्मजीवों को डाला जाता है, जिसे हम लोग रासायनिक केमिकल सूक्ष्मजीव कहते हैं। ये सूक्ष्मजीव जो मरा हुआ सूक्ष्मजीव होता है, इन्हें प्रवेश कराने के बाद हमारे शरीर में प्रतिरक्षी के जैसे काम करता है। प्रतिरक्षी का मतलब ये हमारे शरीर के मित्र बन जाते हैं, और इसके अगर इस शरीर में कोई दूसरा सूक्ष्मजीव हमारे अटैक करता है तो उन्हें वो मार गिराता है। भारत में तो ऐसे बहुत से टीकाकरण मुफ्त में चलते हैं सरकार द्वारा, जैसे पीलिया, पोलियो, टीवी, हैजा, इस तरह का बहुत सारा टीकाकरण फ्री में भारत सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, और जिन्हें लगाना भी बच्चों को ज़रूरी है। ये आप भी ख्याल रखें कि सभी को ये टीकाकरण लगना चाहिए, और दूसरा को भी आप लोग सलाह दें कि ये टीकाकरण ज़रूर लगवाएं। अब तक हम लोग देखें कि सूक्ष्मजीव हमारे व्यापार में या हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक है, पर हमेशा के लिए नहीं और हर सूक्ष्मजीव ही नहीं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में हानि भी पहुंचाती है, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं कि कृषि क्षेत्र में सूक्ष्मजीव हमारे किस तरह से फ़ायदा करते हैं, मतलब खेतीबाड़ी के क्षेत्र में हमारे सूक्ष्मजीव हमें कैसे फ़ायदा दिलाते हैं। देखिए, आमतौर पर सूक्ष्मजीव या कहा जाए तो ज़मीन के अंदर जो नाइट्रोजन होता है, मतलब मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन होती है, वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है। यानी उस जगह पे जिस मिट्टी में नाइट्रोजन हो, उस जगह पे पेड़ उगाने का क्षमता ज़्यादा होता है। ऐसे में अगर उस मिट्टी की नाइट्रोजन क्षमता कम हो जाती है तो वहाँ पे पेड़ उगाने की क्षमता उस मिट्टी में कम हो जाती है। तो मिट्टी की नाइट्रोजन ही मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाता है। तो ऐसे में वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता भी है और बढ़ा के रखता भी है। इस तरह सूक्ष्मजीव का उपयोग कर हम बायो फर्टिलाइज़र या बायो पेस्टिसाइड भी बना सकते हैं। अब ये क्या होता है? बायो फर्टिलाइज़र मतलब जैसे आप पुराना खाद, घर का साग सब्जी जो फेंक दिया जाता है या कूड़ा कचरा, ठीक है, वैसा कूड़ा कचरा नहीं जो काफ़ी हार्ड होता है, जैसे प्लास्टिक, पत्थर, कंकड़, ये नहीं, जैसे सब्जी का
छिलका, पत्ता, ये सब जिस जगह पे आप फेंक देंगे देखिएगा वहाँ सड़ जाएगा, या गाय का गोबर वहाँ सड़ जाएगा, वो जैविक खाद के रूप में काम किया जाता है, जिसे हम लोग बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं। सिर्फ यही नहीं, बड़े बड़े कंपनी इंडस्ट्रियल से निकलने वाले कूड़ा कचरा गंदा जो होता है, इसको सड़ाने के लिए भी सूक्ष्मजीव की अहम भूमिका है, जिसको आज हमें मानना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा कचरा कंपनी से निकलती है, उन्हें भी सड़ाने में ये सूक्ष्मजीव ही हमारी मदद करते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे यहाँ तक ही नहीं और भी बहुत सारे काम आते हैं, जैसे शैवाल का उपयोग कर आज हम लोग बायोगैस या जिसे गोबर का इस्तेमाल कर भी बायोगैस का बनाते हैं, और ये बनता कैसे है? सूक्ष्मजीव की मदद से ही। बायोगैस ही नहीं, यहाँ बायोडीज़ल, बायो अल्कोहल, बायो ईंधन और यहाँ तक ये हैंड सैनिटाइज़र भी बनाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर। चलिए अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करें बारे में, कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता क्या है और इसमें सूक्ष्मजीव यानी बैक्टीरिया सब का रोल क्या है, क्या काम करता है और ये होता क्या है, इनके बारे में चलिए जान लेते हैं। पहले आप इनको ऐसे समझने का कोशिश कीजिए कि मान लीजिए जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी, उस मिट्टी में वहाँ पेड़ उगाने की क्षमता ज़्यादा होगी, मतलब वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा अच्छी तरह से उग सकते हैं, क्योंकि एक पेड़ पौधे में जितना ज़्यादा नाइट्रोजन, वहाँ पे खनिज या वहाँ पे कोई भी ऐसा पदार्थ मिल जाए जहाँ पे पेड़ उगाने की क्षमता ज़्यादा होगी, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होती है। जिस जगह पे नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, वहाँ पेड़ अच्छे से उग नहीं पाते हैं, बड़े नहीं हो पाते हैं, फल फूल दे नहीं पाते हैं। तो ऐसे मिट्टी में नाइट्रोजन को ठीक जगह पे लाना ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। चलिए अब इसको और आसान भाषा में समझ लेते हैं कि जिस जगह पे पेड़ उगते हैं ना, उनके ज़मीन में एक रेजोबियम जीवाणु बोल के एक जीवाणु पाया जाता है, मतलब एक बैक्टीरिया पाया जाता है रेजोबियम। ये जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? ये ज़्यादातर लेगुयम बोल के एक पौधा होता है, उस पौधे के जड़ों में, और जहाँ ये जड़ लगा हुआ रहता है ना, उसको गांठ गांठ जैसे आपको नज़र आने लगेगा। आप किसी भी पेड़ पौधा को जड़ से उखाड़िएगा तो देखिएगा उसका जड़ में गांठ गांठ जैसा नज़र आएगा। इसी गांठों में, जिसको ग्रंथियों बोलते हैं, इसमें वो रेजियम के जीवाणु पाए जाते हैं, और यही जीवाणु क्या करते हैं? वहाँ के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, और जैसे नाइट्रेट में बदल जाता है, वहाँ की मिट्टी में घुल जाते हैं नाइट्रेट, और फिर वो पेड़ पौधे उनको अपनी जड़ों के माध्यम से उसको सोख लेते हैं, और सोख लेने के बाद फिर अपने पूरे पेड़ पत्ते डाली में फैला देते हैं, जिससे वो धीरे धीरे और बड़े होने लगते हैं। तो इसी प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब तक हमने जाना बच्चों कि सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, जीवाणु जिसे हम लोग अब तक कह रहे थे, ये हमारे मित्र के जैसे कैसे कार्य कर रहे थे, कैसे हमारे साथ दे रहे थे, ये अब तक हम लोग उन्हें जाना, पढ़ा और सीखा। अब हम लोग जान लेते हैं कि सूक्ष्मजीव हमारे मित्र ही नहीं, शत्रु भी हैं। तो वो देख लेते हैं और जान लेते हैं कि वो हमारे साथ शत्रुता का व्यवहार कैसे करता है, और ये हमारे नुकसान भी करता है। तो वो नुकसान कैसे करता है, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपके किताब के हर एक टॉपिक को एक बिंदु वाइज बताया हूँ, लिख भी दिया हूँ, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। हर एक नया नया पॉइंट बना के आपके लिए लिख दिया हूँ। तो प्लीज़ चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरों बच्चों को भी इसका ज्ञान प्राप्त हो, आप भी सीखें, दूसरों को भी सीखने का मौका दीजिए। तो समझ लेते हैं, और सूक्ष्मजीव शत्रुता का जैसे व्यवहार कैसे करते हैं जान लेते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, भोजन मतलब जो खाते हैं उसके द्वारा इंसान के शरीर में प्रवेश करते हैं और उसको बीमार बना देते हैं। इस तरह के जो सूक्ष्मजीव है उसको बैक्टीरिया या जीवाणु भी कहते हैं। ऐसे में अगर कोई बीमार व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है और वो बीमार व्यक्ति किसी दूसरे के टच में आ जाता है, संपर्क में आ जाता है, तो वो स्वस्थ व्यक्ति भी इन रोगों का शिकार हो सकता है। जिसको वो रोग हो चुका है, वो रोग भी ऐसे में बढ़ सकता है। तो कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जो संक्रमित व्यक्ति से भी इसका संचार हो सकता है। तो ये भी हमको सावधानी रखना है, ध्यान रखना है कि सूक्ष्मजीव जो है हमारे में कैसे आता है और उसको कैसे रोकना है, किस तरह से हमको समझना है। चलिए समझ लेते हैं। बच्चों, सूक्ष्मजीव को फैलने के लिए
और उनको जगह देने के लिए भी जिम्मेदार हम ही होते हैं। साथ ही साथ कुछ रोगों को फैलाने के लिए रोगवाहक की ज़रूरत पड़ते हैं। और ये रोगवाहक होते क्या हैं? ये वो जीव होते हैं, ये वो कीट होते हैं, या कीटाणु बोल सकते हैं, वो होते हैं जो रोगों को फैलाने में काम आता है। जैसे मक्खी, मच्छर और भी बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु जो आपके घरों में यहाँ वहाँ नज़र आ रहे हैं, नज़र आएंगे, वो आपको रोगवाहक के जो ऐसे काम करते हैं। आज जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई मक्खी कहीं गंदगी में बैठा हुआ था और वही मक्खी उड़ के आके आपके खाना में आके बैठ गया। आप तो उसको बड़ी चाव से खा लीजिएगा, लेकिन क्या पता कि उसके पैर में वो कीटाणु थे जिससे वो आप खाएं और खाने के बाद आप बीमार पड़ गए। तो इसके जिम्मेदारी भी कौन हुआ? आप ही हो गए। तो ऐसे में साफ़ सुथरा खाना भी आपको ज़रूरत है। चलिए अब अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं। अब जान लेते हैं कि सबसे तेज फैलने वाला जो रोग है वो है सर्दी जुकाम। इससे पीड़ित व्यक्ति मतलब जो सर्दी जुकाम है और वो जब छींकता है, वो छींकने के साथ वो अपने नाक से मुंह से जो पानी के बूंद छोटे छोटे निकलती होगी, देखे होंगे आप लोग जब छींकते हैं, तो उसके माध्यम से वो पानी के बूंदों के माध्यम से हजारों की संख्या में हवा में आ जाते हैं। और वो हवा में आने के बाद उस हवा को जो सांस लेता है, उस हवा के द्वारा उस जो स्वस्थ व्यक्ति रहता है उनमें प्रवेश कर जाता है और वो भी बीमार हो जाता है। तो ये भी ख्याल रखना है कि जब आप छींके तो नाक में या मुंह में रुमाल लेके छींके। और अभी तो वैसे भी सब कोई मास्क पहन के चल रहा है, तो मास्क भी ज़रूरी है ताकि जो हवा में बैक्टीरिया है वो आपके शरीर में या आप स्वस्थ शरीर में बीमार ना हो जाएं। चलिए अब अगले बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। टीबी, जिसका पूरा नाम है ट्यूबरक्लूलोसिस, ये एक जीवाणु है और ये जीवाणु भी हवा के द्वारा ही फैलता है। मतलब जिनको टीबी हुआ रहता है या जिनको टीबी हो जाता है, उस इंसान को ये ट्यूबरक्लूलोसिस नाम के जीवाणु उनके फेफड़ों पर जाके बैठ जाता है और उनका फेफड़ा को नुकसान पहुंचाता है। इसका उपचार है, निकल चुका है, लेकिन ख्याल रखें कि अगर किन्हीं को टीबी हो जाता है तो खांसने से भी फैल सकता है और ये फैलने वाला बीमारी है। सिर्फ टीबी ही नहीं, अगर देखा जाए मलेरिया, डेंगू, चिकन पॉक्स और भी ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो सूक्ष्मजीव के कारण उत्पन्न होते हैं और ये रोग फैलते रहता है। तो ऐसे में हम लोग को ये भी ध्यान रखना है या ख्याल रखना है कि ये रोग ज़्यादा फैले भी ना और इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा बच्चों, क्या आपको पता है कि ये मलेरिया होता क्या है और कैसे फैलता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक मच्छर है जिसका नाम मादा एनोफिल है। ये एक मादा मच्छर है जो मलेरिया के परजीवी को, मतलब इनके जो बैक्टीरिया है ना, जिसका नाम है प्रोटोजुआ, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं, उनके द्वारा वो फैलता है। याद रखिए उस मच्छर का नाम है मादा एनोफिल। इससे दूर ही रहिए तो ही आपका भला है। चलिए लगे हाथ ये भी बता देते हैं कि अगर किसी को मलेरिया हो जाते हैं तो कैसे पहचानेंगे उनको मलेरिया हुआ है। तो सबसे पहले याद रखें उनको बहुत तेज़ बुखार आएगा, कपकपी लगेगा, सिर दर्द रहेगा, बदन दर्द रहेगा, बार बार पसीना आएगा, पूरा मांसपेशी पूरा शरीर में आपका दर्द रहेगा, कमजोरी लगेगा, बेचैनी लगेगा, उल्टी लगेगा। तो इस तरह का अगर कहीं भी लक्षण दिखता है तो आप तुरंत जाइए, डॉक्टर से मिलिए, आपका ब्लड टेस्ट करेगा और आपका ब्लड टेस्ट में अगर वहाँ मलेरिया निकल गया तो आप उनका इलाज तुरंत करवा लीजिए, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा देर करिएगा इसमें इंसान का मौत भी हो सकता है। इसीलिए ख्याल रखें बच्चों कि मलेरिया ना हो, इसके लिए भी हम लोग उपचार करेंगे। तो वो कैसे करेंगे उसको भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए ये तो हम लोग जान लिए कि मलेरिया जो है मच्छर से होता है, और मच्छर बनते कहाँ पे हैं? जहाँ पे पानी जमा हुआ रहेगा, गंदा रहेगा, कचरा रहेगा। इसलिए अपने आसपास साफ़ सुथरा रखिए। ऐसे में आपका मच्छर वहाँ जन्म नहीं ले पाएगा तो आपके वहाँ मच्छर नहीं रहेगा। यही नहीं, साथ में भारत सरकार द्वारा भी अलग अलग योजनाएं चलाए जाते हैं, आप लोग देखे होंगे कभी कभी। तो ये भी आपका स्वास्थ्य के लिए ही बताया जा रहा है, तो उन पर भी ध्यान रखिए। जो भी भारत सरकार द्वारा बताया जाए उनको भी आप पालन कीजिए। मलेरिया ही नहीं, डेंगू भी एक ऐसा विषाणु है जो मच्छर के द्वारा फैलते हैं, और इसमें जो फैलाने वाला जो मच्छर है ना, उनका नाम है मादा एडिस। ये भी एक तरह का मच्छर ही है जो डेंगू को फैलाता है।
चलिए अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि अगर कोई मादा एडिस मच्छर काट लेता है और उनको डेंगू हो जाता है तो उनको कैसे पहचानेंगे कि उनके शरीर में डेंगू का विषाणु आ चुका है। तो देखिए ज़्यादातर उल्टी होने लगता है, जी मचलने लगता है, सिर दर्द होता है, आँखों के पीछे दर्द होने लगता है, मतलब मांसपेशी में दर्द होने लगता है, सूजन होने लगता है, त्वचा में लाल हो जाती है, चमकने लगता है। तो ऐसा बहुत सारे लक्षण आपको देखने मिलेगा। तो तुरंत जाइए, डॉक्टर से मिलिए, ब्लड टेस्ट करवाइए और जो भी डॉक्टर आपको दवाई या कोर्स दे उसको पूरा एकदम सही समय पर कंप्लीट कीजिए। चलिए अब जान लेते हैं कि सभी मच्छर जितने भी ये बीमारी फैलाते हैं, क्या आपको पता है कि ये इतने जनसंख्या बढ़ाते कैसे हैं? तो मैं बता दूं आप लोगों को, ये सारे जनसंख्या बढ़ाते हैं अपने प्रजनन से, और ये प्रजनन करने के बाद जो अंडा देती है वो सिर्फ जल में ही दे सकती है, इसलिए कहीं भी जल जमाव होने देना नहीं चाहिए। और अगर कहीं गंदगी है तो वो गंदगी को भी आप साफ़ सुथरा रखिए, इससे ना मलेरिया और ना मच्छर दोनों ही इसमें से बन नहीं पाएंगे। अच्छा चलिए, क्या आपको पता है, मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, इसमें बहुत ही रोचक जानकारी है कि मलेरिया के उपचार के लिए जो दवाई बनाई जाती है या इसका जो मेडिसिन बनता है, ये एक इसमें कुनेन बोल के एक पेड़ आता है जिसको हम लोग सिनकोना का छाल बोलते हैं, उससे बनाई जाती हैं। चलिए मैं उसका फ़ोटो भी आपको दिखा देता हूँ। उसी तरह डेंगू के उपचार के लिए भी ना गिलोय के एक पत्ता आता है जो आप लोग अक्सर देखे होंगे, आप लोगों का अगल बगल बगीचा में, उनका भी मैं फ़ोटो दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ये गिलोय के पत्ते का जो रस होता है ना, इससे मलेरिया और डेंगू दोनों का उपचार किया जा सकता है, मतलब दोनों का ही इसका दवा बनाने का काम आ सकता है। तो देखिए, ये पौधा अगर कहीं दिख जाए तो संभाल के रखिएगा, ऐसे भी पेड़ पौधा को नहीं काटना चाहिए, तो खासकर इन दोनों को आप लोग ज़रूर संभाल के रखिए। ये तो था मच्छर और रोग वाहक जो फैलाते हैं रोगों को, उनके बारे में था। सिर्फ यही नहीं, जानवर से भी और जानवर में भी बीमारी होती है, और ये जानवर की बीमारी इंसान तक में भी पहुंच सकती है। तो ऐसे में उनके पास जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सूक्ष्म जीव इंसान में भी जब पहुंच जाती है तो उनको भी बीमारी लग जाती है। तो ऐसे में ज़्यादातर एंथेसिस बोल के एक बीमारी होती है जो खाज खुजली, और ये ज़्यादातर मवेशियों, मतलब जो बैल गाय बकरी ये सब चराते हैं, ठीक है, उनके माध्यम से वो आते हैं। तो देखिए, ऐसे में मवेशियों लोगों को भी अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। गाय बैल बकरी जो भी वो पालते हैं उनको भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। सिर्फ गाय बैल बकरी की ही नहीं, जो भी पालतू जानवर जो साफ़ सुथरा नहीं रहते हैं उनमें ये जीवाणु ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो ख्याल रखें, ऐसे में इनको बचाना भी ज़रूरी है और अपने आप को बचना भी ज़रूरी है। बच्चों, आप लोगों की किताब में एक चार्ट दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा तो उस चार्ट में अलग अलग 4 कॉलम बनाए हुए हैं, और चारों कॉलम में जैसे मानव रोग, रोग कारक सूक्ष्मजीव, संरक्षण का तरीका और है बचाव का उपाय, मतलब कौन से रोग पे कौन सा जीवाणु लगता है और वो जीवाणु कैसे फैलता है और उसका उपचार क्या है। चारों का चार्ट अलग अलग दिया हुआ है, अगर ध्यान से पढ़िएगा तो आपको हर एक बात समझ में आ जाएगा। अगर मेरा वीडियो को अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दूसरों बच्चों को भी इसको पहुंचाइए ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चले। बच्चों, मैं एक चीज़ तो आपको बताना भूल ही गया कि ये डेंगू जो फैलता है वो फैलने से रोकने के लिए इसको क्या करना चाहिए। देखिए, मच्छरदानी का उपयोग कीजिए, मच्छर का स्प्रे कीजिए, कहीं कूड़ा कचरा का फैलाव ना कीजिए, अपना शरीर को पूरा का ढक के रखिए, कहीं मच्छर मक्खी काटने नहीं देना चाहिए। ऐसे में आप डेंगू से बच सकते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे की बात करते हैं। जिस तरह सूक्ष्मजीव किसी इंसान को प्रभाव करता है, उनको बीमार कर देता है, उसी तरह पेड़ पौधे पर भी अगर सूक्ष्मजीव लगते हैं तो उनको भी प्रभाव करता है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो सूक्ष्मजीव अगर किसी फल पर प्रभावित कर देता है, उस पर अगर कोई सूक्ष्मजीव लग जाता है तो उसमें उसको भी बीमार कर देता है। तो जैसे मैं उदाहरण में नींबू को ले लेता हूँ। देखिए, नींबू में भी कैंसर होता है, जैसे इंसान में कैंसर होता है वैसे नींबू में भी कैंसर होता है, उसको नींबू कैंसर के नाम पे जाना जाता है। और ये हवा के द्वारा एक नींबू से दूसरे नींबू तक पहुंचता है, और ये होता कैसे है, वही जीवाणु से। उसी तरह गेहूं के में देखिएगा, गेहूं के पौधे में देखिएगा सूक्ष्म जीव लग जाता है तो पौधा बड़ा नहीं हो पाता है, अच्छा से फल फूल नहीं दे पाता है। उसी तरह भिंडी में देखिएगा, बैगन में देखने मिलेगा। लेकिन ये सूक्ष्म जीव जो जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, कुछ में कवक जो होते हैं, ये जो पाया जाता है
कभी कभी बड़े और कभी कभी छोटे मात्रा में देखा जा सकता है। ज़्यादातर पेड़ पौधा में जब इस तरह के विषाणु, जीवाणु या कवक लग जाते हैं तो पेड़ पौधा फूल दे नहीं पाते हैं, अच्छा से विकसित नहीं होते पाते हैं, बड़े नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे हम लोग को देखने को मिलता है। अब तक हमने जाना कि सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक जितने भी सूक्ष्म जीव के कैटेगरी में आते थे, अब तक हम लोग देखे कि वो कैसे हमारे मित्र एवं शत्रु के जैसे कार्य कर रहे थे। क्योंकि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र और शत्रु दोनों ही हैं। जितना फायदा हमें मित्रता में देता है उतना ही नुकसान हमें शत्रुता में भी देता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि सूक्ष्म जीव किसी भी भोजन को कैसे प्रभावित कर देता है और उससे हमको कैसे सुरक्षा करना है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। सूक्ष्म जीव जब हमारे भोजन को प्रभावित करते हैं, यानी सूक्ष्म जीव किसी कोई बैक्टीरिया हमारे खाने में, कोई भी खाने के सामान में अगर आते हैं तो वो दूषित हो जाते हैं। तो ऐसे दूषित या संदूषित भोजन में गंध, उनका रंग, उनका स्वाद एकदम से बदल जाता है। तभी हम लोग को समझ जाना चाहिए कि ये जो भोजन हम लोग खा रहे हैं ये संदूषित यानी दूषित हो चुका है और ऐसा भोजन हमें नहीं खाना चाहिए। और ऐसा अगर आप गलती से खा भी लेते हैं तो आपको बीमार पक्का होना ही होना है। तो ऐसे खान पान से परहेज कीजिए, दूर रहिए, साफ सुथरा और स्वच्छ भोजन का उपयोग करें। अब कोई भी खाने पीने के सामान को हम लोग संदूषित होने से बचाने के लिए क्या क्या करें। ऐसे तो दुकान में या मार्केट में आप लोग देखिएगा खाने पीने का चीज़ बहुत ज़्यादा बिक्री होता है। तो ऐसे में कोई भी खाना पीना चीज़ अगर हम लोग रात को छोड़ देते हैं तो दिन में ही उसको ख़राब हो जाता है या सुबह ख़राब हो जाता है। तो बात कर लेते हैं खाद्य संरक्षण के बारे में कि इस खाद्य संरक्षक क्या होता है। पहले आप ये समझ लीजिए कि जब हम कोई सूक्ष्म जीव से अपने खाद्य पदार्थों को बचाते हैं या जो तरीका हम लोग उपयोग करते हैं, माने इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग खाद्य पदार्थों का संरक्षक या खाद्य परिरक्षण कहते हैं। अब कोई भी खाद्य परीक्षण या संरक्षण का तरीका कैसे होता है, मतलब किन किन तरीकों से हम लोग अपने भोजन को सुरक्षित कर सकते हैं लंबे समय के लिए। यहाँ बात हो रही है लंबे समय के लिए, ठीक है। खाद्य संरक्षण का मतलब होता है जब कोई खाने पीने का चीज़ लंबा समय तक सुरक्षित रखा जाए, मतलब उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा या जीवाणु बैक्टीरिया ना लगे, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसे कोई भी हम लोग के खाने पीने के सामान को लंबा समय के बचाने के लिए कौन सा तरीका हम लोग उपयोग करते हैं। तो सब यहाँ पे देखिए, हम आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा 5 बिंदु लिखे हैं। सबसे पहले नमक के द्वारा, अगर किसी खाने पीने चीज़ में नमक का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें कीटाणु नहीं लगेगा। चीनी के द्वारा, देखिएगा चीनी में दुकान में, मिठाई के दुकान में देखिएगा आपको मिठाई में कभी भी कीटाणु नहीं मिलेगा। तेल एवं सिरके के द्वारा परिरक्षण, मतलब देखिएगा अब अचार वगैरह जो मार्केट में आते हैं उसमें कितनी मात्रा में ज़्यादा तेल का चीज़ होता है, तो ऐसे तेल वाला चीज़ में भी ज़्यादा बैक्टीरिया नहीं लगता है। गरम चीज़ पर अगर मान लीजिए कोई खाना ठंडा हो गया है तो उसको गर्म करके खाना चाहिए, माँ पिताजी लोग कहता है, तो गर्म खाने में बैक्टीरिया नहीं लगता है। ठंडा में भी बैक्टीरिया नहीं लगता है। घर में हम लोग कोई भी सामान जो होता है खाने पीने का वो हम लोग रात को फ्रिज में छोड़ देते हैं। फ्रिज में इसलिए छोड़ देते हैं ताकि उसमें कोई कीटाणु वगैरह ना लगे। जब हम कोई पैकेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जैसे पैकेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप कुरकुरे, लेज़ और भी अदर दूसरी तरीका का जो पैकेट में आते हैं, उसमें भी देखिएगा कि आधा तो हवा से भरा हुआ रहता है और आधा उसमें खाने पीने का चीज़ भरा हुआ था। तो वो कौन सा गैस है जो उस पैकेट के अंदर भरा हुआ रहता है? तो मैं बता दूं फ्रेंड कि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है और ये नाइट्रोजन गैस किसी भी खाने पीने के सामान को नुकसान होने से बचाता है। बच्चों, अब हम लोग नाइट्रोजन चक्र के बारे में बात कर लेते हैं कि ये नाइट्रोजन चक्र होता क्या है। इस टॉपिक को जानने से पहले आपको 2-3 चीज़ों के बारे में जाननी ज़रूरी है, तभी जाके आप नाइट्रोजन चक्र को समझ सकते हैं और उसको आप अपने परीक्षा में लिख भी सकते हैं। एक चीज़ जान के रखिए बच्चों, ये नाइट्रोजन चक्र बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, आपका एग्ज़ाम में, परीक्षा में बहुत ज़्यादा आने का चांस है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे दूसरों बच्चों को भी ज्ञान मिलेगा, आपको भी ज्ञान मिलेगा। बच्चों, पहले ये जान लीजिए कि ये नाइट्रोजन होता क्या है। नाइट्रोजन एक तरह का गैस है जो पेड़ पौधा को ज़रूरी है, उनको बढ़ने में, फलने फूलने में और उसको ज़्यादा विकसित होने में ये नाइट्रोजन गैस बहुत ही ज़्यादा उनको मदद करती है। अब जान लेते हैं ये नाइट्रोजन चक्र होता क्या है। देखिए, जब
कोई पौधा या जीव जंतु मर जाते हैं तो उनका जो प्रोटीन होता है ना, वो टूटकर एमोनिया में बदल जाती हैं। एमोनिया भी एक तरह का केमिकल होता है जो मरे हुए जानवर या जीव जंतु या पेड़ पत्ता जो गिर जाते हैं ज़मीन के अटैच में आ जाते हैं, वो धीरे धीरे बदल कर किस में बदल जाते हैं, एमोनिया में बदल जाता है। और यही एमोनिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एमोनीकरण कहते हैं। मतलब जब पेड़ पौधे या जंतु मर जाते हैं तो प्रोटीन में टूटकर एमोनिया में बदल जाते हैं और यह प्रक्रिया को एमोनीकरण कहा जाता है। बच्चों, अब आप तो बोलेंगे कि सर ये तो आप नाइट्रोजन चक्र पढ़ा रहे थे, बीच में ये अमोनिया कहाँ आ गया। इसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है नाइट्रोजन को बनाने के लिए। समझ लेते हैं दूसरा बिंदु। नाइट्रोजन जीवाणु इस एमोनी जो होता है, एमोनिया जो होता है, इसको नाइट्रेट में बदलने के लिए नाइट्रेट में बदलने के लिए बहुत मदद करता है। मतलब ये जो एमोनिया है, ये नाइट्रोजन के जो जीवाणु होते हैं ना, इसे नाइट्रेट में बदलने के लिए बहुत मदद करता है, जिसको हम लोग नाइट्रीकरण कहते हैं। तो अगर एक सिंपल भाषा में आपको मैं समझाऊं तो नाइट्रोजन के जो जीवाणु होते हैं, ये अमोनिया उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं और इसी प्रक्रिया को हम लोग नाइट्रीकरण कहते हैं। एक नाम है डेनिट्री फ्लाइंग बैक्टीरिया। याद रखिएगा, डेनिट्री फ्लाइंग बैक्टीरिया एक जीवाणु का नाम है और ये क्या काम करता है। ये जो नाइट्रोजन गैस जो बनता है, जैसे कोई जीव जंतु मरता है तो देखिएगा उसके सामने एक अलग सा बदबू आ जाता है। वो मरते रहता है तो धीरे धीरे उसका सड़ते रहता है, तो वो कौन सा कीटाणु उसको सड़ने में मदद करता है। ऐसे तो बहुत सारा कीटाणु उस पर रहते हैं, तो एक बैक्टीरिया उसके अंदर रहता है, डेनिट्री फ्लाइंग बैक्टीरिया। ये उनको क्या करता है, नाइट्रोजन में बदलने में मदद करता है। और जब वो नाइट्रोजन में बदल जाता है तो धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है, मतलब हवा में घुल मिल जाता है। अब ये 3 बिंदु तो आपको समझ में आ गया है। अब चलिए बताते हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में कि क्या होता है। जब जीव जंतु या उनके कोई भी हिस्सा अपघटन होते हैं, मतलब सड़ने लगते हैं, तो उनमें उपस्थित, मतलब जैसे हमारा शरीर या कोई पेड़ पौधा जीव जंतु जब मरता है तो उन शरीर के अंदर भी नाइट्रोजन गैस होता है। हमारे शरीर में भी है, आपके शरीर में भी है, पेड़ पौधा में भी है, फूल पत्ती में भी है, मतलब जितना भी जीवित प्राणी होते हैं सब में नाइट्रोजन रहते हैं। तो जब वो मर जाते हैं, जब वो सड़ने लगते हैं, तो ऐसे में उनका अंदर जो नाइट्रोजन गैस रहता है वो बाहर निकलने लगते हैं और बाहर निकल के कहाँ चले जाते हैं, वायुमंडल में चले जाते हैं, मतलब वायु में मिल जाते हैं। यही नाइट्रोजन क्या करते हैं, फिर से पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं, ये ग्रहण करने का भी मिट्टी के द्वारा, पत्ता में सांस लेने के द्वारा, जो पेड़ पौधा सांस लेते हैं पत्ता के द्वारा लेते हैं, तो वो पत्ता के माध्यम से चले जाते हैं। तो इसी को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। बच्चों, अब बारी आती है आपकी किताब के प्रश्न उत्तर के बारे में। हमारे स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि आपकी किताब के सारे क्वेश्चन एक एक करके नज़र आ रही हैं। आप सारे क्वेश्चन को कॉपी में लिख लीजिए। जिस क्वेश्चन को आप समझ नहीं पा रहे हैं या उसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।